2024 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो एक बड़ा मुद्दा उठा कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीटें अगर आ गई, जो उस समय बीजेपी ने अपना नारा दिया था कि 400 सीटें अगर आ जाएंगी, तो विपक्ष ने काफी बार ये बात कही कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ना तो बीजेपी की 400 आई, वो तो 240 पे ही खड़े हुए हैं, ना संविधान बदला गया। लेकिन जो लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे होंगे वो सोचेंगे कि देखिए, आपके राज्य में, जिस राज्य में आपने जेडीयू के साथ मिलकर लोगों को आरक्षण दिलवाया था, वहां पर आरक्षण कानूनी तौर पर गिरा दिया गया। देखिए अंकित, जैसा कि आपने बोला संविधान की बात की, तो संविधान के निर्माताओं ने तीन बातें बहुत अहम रखी थी। एक था प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए, और तीसरा जो था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए। इस सारे प्रावधानों को लेकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार 1989 से जो है जाति जनगणना की बात उन्होंने वो कह रहे थे और मुहिम चला रहे थे। देवगौड़ा जी के समय इसको एक्सेप्ट किया गया, सरकार चली गई। फिर मनमोहन सिंह के समय में इसकी 2011 में जाति जनगणना भी हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सर वो सर्वे बात हुआ समझ में था। आई, लेकिन जो भी करेंगे वो करेंगे तो न्याय संगत ना। तो अगर कानून आपको उसकी इजाजत नहीं देता तो फिर ये क्यों ना मान लिया जाए कि एक राजनीतिक स्टंट होता है। अंकित, मैं आ रहा हूँ वहां पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक बातें हैं और इतिहास में मैं ले जाना चाह रहा था कि किस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक्टिव होकर ये कर रहे थे। और बिहार विधानसभा ने भी जो है जाति गणना को लेकर लगातार दो दो बार वहां से पास किया। बीजेपी भी उसमें शामिल थी और जब ये पास हो गया, हम नीतीश जी के साथ थे। ये इसमें सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ जो है एजुकेशनल सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस निकल कर आया, जो अभी अंजू महाराज जी कह रही थी। और उस बैकवर्डनेस के हिसाब से 27% ओबीसी, 36% जो है अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट निकल कर आए थे। उसी के आधार पे हम लोगों का जो बैकवर्ड क्लास है, उसके उस कानून के आधार पे हम लोगों ने इनको आरक्षण दिया था। और इसके बाद ये था कि जिस तरीके से तमिलनाडु 9th शेड्यूल में ले गई थी इसको, हमें भी ले जाना था। माननीय नीतीश कुमार भी प्रश्न कर रहे थे। अब तो सरकार में वो है, डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे लगता है कि हायर कोर्ट की अपील में भी जाएंगे वो, ठीक और है। साथ में 9th शेड्यूल में भी ले जाने की वो बात कहेंगे, ताकि इसको इम्यूनिटी प्रदान हो। और ये जो दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। प्रोविजंस के आधार पे दी नहीं गई सर, थी, संविधान के अनुराग भदौरिया जी, निर्माताओं के ऐसे बड़े कम मुद्दे होते हैं जिस पर ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो बिल्कुल एक स्वर में एक जैसी बात कर रहा हो। ये वैसा ही मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। जब ये जाति सर्वे हुआ था तब भी बीजेपी विपक्ष में थी, पर उन्होंने ऐसा कोई विरोध नहीं किया, आरक्षण भी लागू कर दिया गया। लेकिन सवाल जो लोगों के मन में हो रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अगर न्याय संगत नहीं है तो फिर लोग ठगा हुआ महसूस तो करेंगे ना सर। देखिए, नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे। और चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो जाहिर सी बात है, हम लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अब सरकार इसका कोई रास्ता कैसे निकालेगी, ये सरकार के बैठे लोग बताएंगे। अब सरकार में तो नीतीश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि किस तरह से इसका रास्ता निकालेंगे, कैसे इसका समाधान करेंगे। इसका जवाब वो लोग ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं और मुझे लगता है उनको इसका जवाब देना चाहिए। इस तरह की जो हुआ है, ये इसका जवाब सत्ता में बैठे लोग ज्यादा अच्छी तरह दे सकेंगे कि कैसे लोगों को न्याय दिला पाए। और जो आरक्षण जब हुआ था तब आप जानते हैं जाति जनगणना के आधार पे नीतीश बाबू जी नहीं किया था। अब नीतीश बाबू जी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना कि उसको कैसे बचा के रखना, कैसे इसको लोगों तक इसका फायदा पहुंचे, कैसे इसको वो इसका समाधान निकालेंगे। हमें लगता है कि जेडीयू से अच्छा और बीजेपी से अच्छा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। आलोक वत्स साहब, सत्ता आपकी बिहार में, सत्ता आपकी देश में, इस तरीके की मांगे कई और राज्यों में भी उठती रही हैं, चाहे वो मराठा आरक्षण का मामला हो महाराष्ट्र में, जहां पर ये बार बार बात कही गई कि देखिए न्याय संगत नहीं है, 50% से ऊपर जाएंगे तो कोर्ट के अंदर दिक्कत हो जाएगी। वही दिक्कत अब बिहार के अंदर दिखाई पड़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में तो जाना एक लाजमी सी बात है, लेकिन इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है और मानती है कि 50% का जो लिमिट है उसको भेद देना चाहिए, जिस तरीके से कांग्रेस बात कर रही है कि उस लिमिट से ऊपर जाना चाहिए, तो केंद्र सरकार अपना इसमें कुछ रास्ता निकाले, आप संसद में लेकर आइए कुछ, कम से कम इस तरीके का कानून की 50% की लिमिट को मान्य नहीं रखा जाएगा। बार बार क्यों कोर्ट के और कचहरी के चक्कर इसमें लगे? देखिए अंकित जी, ये एक ऐसा मामला है, जो खाए वो भी गाय, जो ना खाए वो भी गाय। ये ऐसी चीज है जिसपे कोई आदमी अपना मतभेद प्रकट नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में
जैसा कि आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में और राज्यसभा में इसका एक विधेयक लाएगी और शायद इस लिमिट को भेजने का काम करेगी, क्योंकि अब समाज में बहुत से स्टेट्स में, जैसे कि आपको तमिलनाडु में ये लिमिट ये क्रॉस कर चुके हैं और उसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी अंत में मिली थी। उसी तरीके से यहाँ भी, हालांकि जो जातिगत जनगणना हुआ उस पर मेरा मतभेद है कि जातिगत जनगणना किस स्वरूप में होना चाहिए था उस स्वरूप में नहीं हुआ, वो आनंद फानंद में कर दिया गया। उसमें बहुत त्रुटियां हैं। इसके बाद 2-4 बार डिबेट हुआ है, उसमें मैंने उन त्रुटियों के बारे में बताया है कि वो बिल्कुल सही जातिगत जनगणना नहीं है, लेकिन खैर जो भी है उसको आधार मान के, तो आप तो सरकार में हैं बिहार में, ठीक करवा दीजिए उसे। ठीक करवाने की कवायद हो रही है और काफी कुछ सुधारा भी जा चुका है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। आप क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो आरजेडी के साथ मिलकर जो कास्ट सर्वे किया वो गलत था, अब नया सर्वे कराएंगे? कास्ट सर्वे में जो त्रुटियां हैं उनको सही करना होगा। उसमें बहुत सी जगहों पर त्रुटियां थी, एक ही जगह बैठकर लोगों ने बहुत सी चीजें कर दी और जिस तरीके से उनके प्रवक्ता ने पीछे जेडीयू के बोला था, उनको बहुत सी चीजें पहले से जानकारी होगी तो कहां से प्राप्त हो गई थी। खैर छोड़िए, उस डिबेट में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आने वाले भविष्य में इसका रास्ता सुगम होगा, उसका पार्लियामेंट में ही। ठीक है, ज्योति कुमार सिंह जी, आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि 50% की, उन्होंने तो ये भी कहा था घोषणा पत्र में अपने कि अगर हमारी सरकार आती है तो 50% की जो सीमा है उसको हम भेज देंगे, उससे हम आगे का आरक्षण की बात करेंगे। तो ये जो अभी मामला बिहार में आया है, आपको लगता है कि इसका फैसला जो है वो पार्लियामेंट में होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहिए कि इसके ऊपर एक विधेयक लेकर या एक कानून लेकर आया जाए? बिल्कुल अंकित जी, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी, अगर आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेके पूरा 1 जून तक जो लास्ट फेज इलेक्शन था, तब तक राहुल गांधी यही सवाल उठाते रहे। हर चौक चौराहे पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो बोलते रहे, पूछते रहे, लोगों से भी पूछते रहे कि, और बोलते रहे कि जिसकी जितनी संख्या है और जिसकी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये बार बार लोगों को बताते रहे, पूछते रहे। और वो तो इसलिए बोलते रहे क्योंकि समाज में जो भारतीय जनता पार्टी, तो इस आरक्षण के जो आप बार बार ये बात आ रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी तो कभी पक्ष में बोली ही नहीं। जब विपक्ष के और राहुल गांधी बोलते रहे कि आप बोले आप क्या चाहते हैं, तो वो तो कभी नहीं बोले। और आज देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि ये इसमें खामियां हैं, तो अभी तो लड़ाई यहीं पर इनकी शुरू हो जाएगी बिहार से लेके पार्लियामेंट तक कि ये सही नहीं था, वो बोलेंगे सही था। क्योंकि दोनों साथ में मिलकर सरकार बिहार में चला रहे हैं। अंजुम जी, बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए हमारी तो यहाँ पर आपस में शायद आप लोगों का जो समन्वय है वो दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं जो कास्ट सर्वे हुआ था उसी में कुछ त्रुटियां हैं, और सरकार जो है वो आप समर्थन कर रही है एनडीए की सरकार का केंद्र में भी। तो अगर आपको लगता है, ऐसे कई एग्जाम्पल हुए हैं जब सरकार ने अदालत से जो फैसला आया उसको ऑर्डिनेंस के जरिए उसको पलट दिया, तो क्या आप केंद्र सरकार में अब ये बात की गुहार लगाएंगे कि ऑर्डिनेंस लाया जाए इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले अंकित जी, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आलोक वत्स जी हैं, ये प्रवक्ता ने, नेता बीजेपी के तौर पे मैं देख रही हूँ, और जो पार्टी का ऑफिशियल लाइन होता है, ये सभी कोई जानते हैं कि पार्टी के प्रेसिडेंट और जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो ऑफिशियल पार्टी का लाइन होता है। तो हो सकता है इनके व्यक्तिगत ये अपने हो। और दूसरी चीज अंकित जी, जो आपने 50% आरक्षण दायरे की बात कही, तो इस दायरे को तो इंदिरा सहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस को देकर के 60% ऑलरेडी ये आरक्षण है। तो 50% जो लगातार हम कह रहे, तो उस 10% आरक्षण को आप क्यों अंकित जी छोड़ दे रहे हैं? वो भी तो आरक्षण है ना। तो 60% टोटल आरक्षण हमारे मुल्क में 60% का है। और दूसरी चीज, आपने कहा कि गुहार लगाने की बात की ऑर्डिनेंस लेकर के आया जाए, तो निश्चित रूप से ये हमारा मानना है कि जो हमारा बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ इकोनॉमिकल, सोशल और एजुकेशनल आधार पे, और जो तथ्य सामने आए उस आधार पे ये निर्णय हुए हमारे सदन के अंदर, दोनों सदनों से पारित होकर के, जो प्रोसेस होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, उसके तहत ये हुआ। अब हम लोग अवलोकन करेंगे और अवलोकन के उपरांत जो चीज हम लोग समझ में आएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी भी आग्रह करेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां भी हम लोग अपनी बात। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आलोक जी नेता हैं, किस आधार पे हमने यहाँ पे ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं तो उसकी विचारधारा और जो भारतीय जनता पार्टी में चर्चा है उसकी बात जरूर आलोक जी आगे सामने रखते हैं। मेरे पास वक्त इतना ही था।
आपने जिस तरीके से कहा, और अंजुम जी मैं इसी पर अंत करता हूं इसका, कि जो सरकार में जो जनता है बिहार की अब वो देख रही है कि बिहार के नाम पर, बिहार को आगे बढ़ाने के नाम पर आपने एक सरकार छोड़कर दूसरी बार मुख्यमंत्री तो वही रहे, दल बदल जिस तरीके से हुआ, वो अब देख रहे हैं कि बिहार के नाम पर आपने जो बदलाव किया था उसको क्या सच में अब केंद्र सरकार में उतना दबाव डाल के बिहार के हित में आप लोग कितना काम कराएंगे, इस पर लोगों की नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।